हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए जो है जीके, जीएस, करंट, साइंस, रीजनिंग, इन सबसे संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आशा करेंगे जो क्लास है इसको आप लोग शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे और अपने क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइव लेकर के भी आएंगे। चलिए बेटा, शुरू करते हैं हम आपकी इस क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आप सबको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करिएगा, बट क्लास को सब लोग मिल करके एक बार अपने शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए तो पहला प्रश्न आपके सामने है। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वे पौधे जो अत्यधिक, मैं क्लास में बेटा इधर से पेन की सेटिंग कर लेता हूँ। चलिए, तो वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? बताइए। जीरोफाइटा, मैसोफाइटा, हेलोफाइटा, थैलोफाइटा, बताइए। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। चलिए फटाफट से बताइए बेटा। अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, इनकी हेलोफाइटा बिल्कुल सही आंसर है। तो इनको हेलोफाइटा कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? चलिए, तो प्रथम सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग, द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी, चौथा मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ले, या बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कर्जन। तो इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कर्जन। जिनका भी आंसर बेटा ऑप्शन नंबर डी आया हुआ है। वेरी गुड। चलिए, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में जिनका भी उत्तर है बिल्कुल सही आंसर। देखिए बेटा, जो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त है ये लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में हुआ था, ना कि लॉर्ड कर्जन के, ये याद रखिएगा। ओके, चलिए मैं स्क्रीन हल्का जूम कर लेता हूं, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रश्न पूछ रहा है बेटा कि कौन सा देश मेलानेशिया का भाग नहीं है? वनातु, सोलोमन द्वीप समूह, फिजी, या किरीबाती। चलिए बताइए कि कौन सा देश इनमें से मेलानेशिया का भाग नहीं है? अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे, तो जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, किरीबाती। ओके बेटा, जो किरीबाती है ये हमारा मेलेनेशिया का नहीं, ये हमारा ओशनिया का भाग है। ओके, चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि क्लाइव के द्वैध शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि इससे अंग्रेजों और नवाबों के बीच तनाव बढ़ गया, इसके कारण आंग्ल मराठा संघर्ष हुआ, इसके द्वारा सत्ता को जिम्मेदारी से अलग रखा गया। तो केवल एक और दो, दो और तीन, केवल तीन, एक, दो और तीन। चलिए, तो क्लाइव के द्वैध शासन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन हमारा सही है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, केवल तीन। ठीक है ना, केवल तीन, यानी कि इसके द्वारा सत्ता को जिम्मेदारी से अलग रखा गया। तो क्लाइव के द्वैध शासन के संबंध में केवल यही कथन हमारा सही है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, चलिए, ले चलेंगे अब हम आपको बेटा इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको क्लास को सब लोग मिलकर के शेयर करते रहिए और क्लास को अपने सपोर्ट करते रहिए। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है, अकबर के समय मीर बख्शी का कार्य क्या था? वित्त मंत्री, सैन्य अधिकारी, न्यायाधिकारी, इनमें से कोई नहीं। चलिए मेरे बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करें, क्लास को शेयर करते रहिए, है ना। और क्लास को सपोर्ट करने के लिए क्लास को शेयर करिए और क्लास को बेटा लाइक भी करते रहिए, ठीक है ना। चलिए, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रश्न में पूछा जा रहा है, अकबर के समय मीर बख्शी का कार्य क्या था? चलिए, अगर हम बात करें बेटा इस क्वेश्चन के आंसर की, ठीक है ना, तो ये जो है सैन्य अधिकारी हुआ करता था, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जिनका भी उत्तर है वो सही आंसर है। ओके, चलिए, क्या है? सैन्य अधिकारी, ऑप्शन सेकंड। चलिए, अगला प्रश्न बेटा, राजा टोडरमल टोडरमल शुरुआत में किसके मंत्री थे? बहुत अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं मेरे बच्चों, याद रखिएगा। चलिए बताइए, तो अकबर,
शेर शाह सूरी, जहांगीर या औरंगजेब? तो राजा टोडरमल जो है शुरुआत में किसके मंत्री थे बताइए। अगर आपने चुना है इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी शेर शाह सूरी, तो शेर शाह सूरी, ठीक है। चलिए, तो राजा टोडरमल शुरुआत में शेर शाह सूरी के मंत्री थे। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन बाद में ये अकबर के नौरत्नों में से ये रहे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर बेटा है। वेरी गुड। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कुषाणों के बाद काबुल और कांधार किस भारतीय राजा ने जीता? तो कुषाणों के बाद जो है काबुल और कंधार, ये इसको किस भारतीय राजा ने जीता बताइए। बाबर, अकबर, औरंगजेब या हुमायूं? बताइए। अगर हम बात करेंगे इसके आंसर की, तो अगर आपने चुना है अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए बाबर, सही आंसर है। चलिए, तो कुषाणों के बाद काबुल और कांधार जो है बाबर ने जीता, जिनका भी आंसर ऑप्शन ए है मेरे बच्चों। वेरी गुड। चलिए, फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में तोपों का पहली बार उपयोग हुआ? अच्छा प्रश्न, बताइए। तो किस युद्ध में तोपों का पहली बार प्रयोग हुआ? ऑप्शंस क्या है आपके? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध या खानवा का युद्ध? चलिए, तो किस युद्ध में तोपों का पहली बार उपयोग हुआ बताइए। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने चुना है ऑप्शन ए, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बेटा तोपों का पहली बार प्रयोग हुआ था। कब हुआ था युद्ध? आप सबको पता है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है ना, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, है ना। तो ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है मेरे बच्चों। चलिए, इसमें जीत किसकी हुई थी? बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी इसमें मारा गया था। ओके, चलिए, तो हम देखते हैं आपके लिए इस क्लास का प्यारा प्यारा सा अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो विट्ठल स्वामी मंदिर किसने बनवाया बताइए। राजा राम राय, सदाशिव राय, कृष्ण देव राय या हरिहर राय? तो विट्ठल स्वामी का मंदिर किसने बनवाया बताइए फटाफट से। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जिनका भी आया हुआ है आंसर बिल्कुल सही आंसर है। तो विट्ठल स्वामी का मंदिर बेटा कृष्ण देव राय जी ने बनवाया था, ठीक है ना। कब बनवाया था? तो 1559 से, सॉरी 1509 से 1530 तक इन्होंने शासन किया। तो 1509 से 1530 तक इन्होंने शासन किया। अब कृष्णदेव राय कहाँ के शासक थे बेटा? तो ये जो है विजयनगर के शासक थे, विजयनगर साम्राज्य के शासक थे कृष्णदेव राय। कहाँ के? विजयनगर साम्राज्य के। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न है, 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट हो जाने के बाद दोबारा सोमनाथ मंदिर को किसने बसाया? चलिए, तो मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय या भीमदेव? 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट हो जाने के बाद सोमनाथ मंदिर को किसने बनाया बताइए। तो इसको बेटा नागभट्ट द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनाया था? नागभट्ट द्वितीय ने। कब बनवाया था? तो 815 ईस्वी में इसको दोबारा बनवाया गया था। 725 ईस्वी में नष्ट हुआ, नागभट्ट द्वितीय ने 815 ईस्वी में इसको दोबारा बनवाया। तो जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन सी आया हुआ है बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए, बहुत अच्छे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध से शेरशाह सूरी को अपना सूरी साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली? बताएं कि किस युद्ध से शेरशाह सूरी को अपना सूरी साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली? चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध या इनमें से कोई नहीं? मेरे बच्चों बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए चौसा का युद्ध। देखिए बेटा, चौसा का युद्ध था। अब चौसा का युद्ध हुआ कब? तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? तो ये जो है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, ठीक है ना। मैं फटाफट से लिख देता हूँ। तो शेर शाह सूरी और ये हुमायूं के बीच में हुआ था, ठीक है ना। इसमें जीत किसकी हुई थी? तो इसमें शेर शाह सूरी जीता था, इसमें हुमायूं की हार हुई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ओके बेटा, चलिए, अगला क्वेश्चन डिफरेंट है हिस्ट्री से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा CSIR यानी कि वैज्ञानिक तथा अनुसंधान औद्योगिक अनुसंधान परिषद संस्थान
धनबाद में स्थित है। तो कौन सा CSIR संस्थान धनबाद में स्थित है? ऑप्शन आपके आपके कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज या राष्ट्रीय पेट्रोलियम संस्थान। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। ठीक है ना। चलिए, तो जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। तो ये हमारा झारखंड के धनबाद में स्थित है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बेटा कि ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं फटाफट से कौन इसका आंसर करता है। चलिए फटाफट से बताइए बेटा कि ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? अकबर, नेक्स्ट ऑप्शन जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो ब्रिटेन की रानी जो एलिजाबेथ प्रथम थी ये अकबर की समकालीन थी बेटा। किसकी थी? तो अकबर की समकालीन थी। इन्होंने 1558 से 1603 तक शासन किया। 1558 से 1603 तक ये इंग्लैंड की रानी रही और अकबर की समकालीन थी। तो अगर आपने अपना आंसर इसमें ऑप्शन ए चुन लिया हुआ है, गलती से भी अगर आपने अपना आंसर ऑप्शन ए चुना हुआ है, तब भी आपका सही आंसर है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं बेटा इस क्लास का अगला क्वेश्चन। क्लास में आगे बढ़ने से पहले सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन भी लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दें, और जिन भी लोगों ने बेटा क्लास को शेयर नहीं किया है वो सब लोग अपने क्लास को शेयर भी कर दें। सब लोग क्लास को बेटा लाइक और शेयर फटाफट से करते चलिए। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अब अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि मणिकर्ण गर्म जल का स्रोत किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात। तो मणिकर्ण गर्म जल स्रोत जो है ये किस राज्य में स्थित है? बताइए। बहुत अच्छे, फटाफट से कमेंट करके थोड़ा दिमाग लगाइए, फिर मैं आपको आंसर तो बताऊंगा ही, है ना। तो अगर आपने चुना है बेटा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना। तो मणिकर्ण गर्म जल स्रोत हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है। ठीक है ना। किस नदी के किनारे? तो बेटा पार्वती नदी के किनारे। ठीक है ना। तो पार्वती नदी के किनारे, पार्वती नदी के तट पर स्थित है ये। ठीक है ना। और ये क्या है बेटा? ये एक गर्भ जल का स्रोत है, ये भी याद रखिएगा। ओके, चलिए तो ऑप्शन बी, वेरी वेरी गुड। चलिए ले चलेंगे अब हम आपको आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ताप के अंतर का उपयोग निम्नलिखित में से किस कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है? बताइए कि ताप के अंतर का उपयोग किस कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है? मानसून, जेट स्ट्रीम, चक्रवात, ये मरुस्थलीय तूफान। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मानसून। ओके, तो ताप के अंतर का उपयोग मानसून के लिए करते हैं। ओके, मानसून की उत्पत्ति स्थल और जल क्षेत्र में असमानता जो होती है ये ताप के कारण होती है। ओके, चलिए ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, मानसून। चलिए हम ले चलेंगे अब आपको इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भूरी गिलहरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। चलिए बताइए कि भूरी गिलहरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? फटाफट से बताइए। तो अगर आपने चुना इस क्वेश्चन का आंसर बेटा ऑप्शन ए, तमिलनाडु, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना। चलिए मैं कम लिखूंगा ताकि आपको समय कम जाए, है ना। तमिलनाडु में ये है भूरी गिलहरी वन्य जीव अभ्यारण्य। ये विरुधनगर और मदुराई जिले में है तमिलनाडु के। ओके, लगभग 485 वर्ग किलोमीटर में ये जो है फैला हुआ है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला तो बहुत आसान सा प्रश्न आपके आगे आ गया है, बच्चों वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके आगे आ चुका है कि प्रिंसिपिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मैं क्लास भी एक बार देख लेता हूँ सब कुछ सही चल रहा है क्या। ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। चलिए बेटा, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? न्यूटन, गैलीलियो, कॉपरनिकस या टॉलेमी। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन। ओके, तो न्यूटन जो प्रिंसिपिया नामक पुस्तक के लेखक थे, इन्होंने गति व गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है ना। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न।
अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बांदीपुर, कॉर्बेट, पेरियार या केवलादेव। चलिए, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बताइए। चलिए, बहुत अच्छे बेटा, अगर आपने चुना है अपना आंसर ऑप्शन बी कॉर्बेट, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। क्लास को बेटा सब लोग मिल करके अपने एक बार शेयर कर दीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर किस देश में स्थित है? बताइए। भारत, नेपाल, कंबोडिया, लाओस। मेरे बच्चों बताइए, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में है। ठीक है ना, समझ रहे हैं? अंकोरवाट मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है और ये कहाँ पे है? कंबोडिया में है। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है और ये भगवान विष्णु जी को समर्पित है। ओके, भगवान विष्णु जी को ये समर्पित है। ठीक है ना, इसके अलावा ये किसके द्वारा बनवाया गया? तो खामेर साम्राज्य द्वारा इसको स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न क्या कहता है कि क्षेत्रफल के आधार पर ब्राजील के बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? चलिए इसको बताइए। क्वेश्चन फिर से पढ़ दूं, ठीक है, देख लीजिए बेटा कि क्षेत्रफल के आधार पर ब्राजील के बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कोलंबिया, अर्जेंटीना, पेरू या चिली? अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी अर्जेंटीना, सही आंसर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा कार्यक्रम गरीबी हटाओ नारे के साथ शुरू हुआ था? तो नरेगा, 20 सूत्री कार्यक्रम, भारत निर्माण या इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो कौन सा कार्यक्रम जो है गरीबी हटाओ नारे के साथ में शुरू हुआ था? अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने चुना है बेटा ऑप्शन नंबर अपना जो है बी, यानी कि 20 सूत्री कार्यक्रम। तो 20 सूत्री कार्यक्रम जो है ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। किनके द्वारा? तो इसको जो है इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया, इंदिरा गांधी जी द्वारा शुरू हुआ। ठीक है ना, अब कब शुरू हुआ था? तो 1975 में इसको शुरू किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ओके, और ये गरीबी हटाओ नारे के साथ शुरू किया गया कार्यक्रम है। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सहयोग की स्थायी परिषद भी कहा जाता है? तो किसे आर्थिक सहयोग का स्थायी परिषद भी कहते हैं? ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, G20, G8 या WTO। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी G20। तो G20 को आर्थिक सहयोग का स्थायी परिषद भी कहते हैं। ओके, फटाफट से देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बेटा, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव योजना कब शुरू हुई? वेरी गुड क्वेश्चन। तो मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव योजना कब शुरू हुई? 2001, 2003, 2005, 2007? मार्केट एक्सेस एक्सेस इनिशिएटिव योजना कब शुरू हुई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2003। क्लियर, तो जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए, ये 2003 में शुरू हुई योजना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पशुपतिनाथ पंथ के अनुसार विश्व शिव पशु के देवता हैं, यहाँ पशु का आशय किससे है? चलिए, तो पशुपतिनाथ पंथ के अनुसार शिव जो है पशु के देवता है, तो यहाँ पशु का आशय किससे है? जानवर, पक्षी, जीव या मनुष्य? बताइए। तो अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जिनका भी आंसर बेटा इसमें ऑप्शन सी आ रहा है, जीव, सही आंसर है जीव। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, तो इसमें महादेव जी को सभी जीवों का देवता कहा गया है। ओके, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए
अगला प्रश्न है कि अगले 50 वर्षों तक भारत माता भारतीयों द्वारा पूजी जाने वाली एकमात्र भगवान होनी चाहिए, यह कथन किसका है? बताइए। प्रश्न अच्छा है कि अगले 50 वर्षों तक भारत माता भारतीयों द्वारा पूजी जाने वाली एकमात्र भगवान होनी चाहिए, तो यह कथन किनका है? बताइए। ऑप्शंस हैं आपके, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ओके, तो जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन बी आया हुआ है वो हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, स्वामी विवेकानंद जी का ये कथन है। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 16वीं अनुसूची में नहीं है? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। चलिए, तो कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 16वीं अनुसूची में नहीं है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिपुर राज्य। ओके, तो मणिपुर राज्य बेटा ये भारतीय संविधान की 16वीं अनुसूची में नहीं है। ओके, चलिए 16वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ओके, ये है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? फटाफट से बताइए बेटा, 10, 11, 12, 13। तो राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य जो है ये जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये बेसिकली उनका संबंध कला, साहित्य, है ना, समाज सेवा से होना चाहिए। तो जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन सी आया हुआ है मेरे बच्चों का, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब हम ले चलेंगे आपको इस क्लास के फटाफट से अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में मदरसों की स्थापना में संविधान का कौन सा अनुच्छेद मददगार है? बताइए। तो अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31। तो भारत में मदरसों की स्थापना में संविधान का कौन सा अनुच्छेद मददगार है? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा बेटा, अनुच्छेद 30। ठीक है ना। चलिए, तो मदरसों की स्थापना में संविधान का अनुच्छेद 30 जो है ये मददगार है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा आया हुआ है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारत में किसके पास है? चलिए, तो केवल सुप्रीम कोर्ट, केवल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों, केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। चलिए, तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है भारत में किसके पास है? बताइए। तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट के पास में है। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है वो सही आंसर है। न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार है केवल और केवल बेटा सुप्रीम कोर्ट के ही पास होता है, याद रखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ मुख्य विपक्षी उम्मीदवार कौन थे? बताइए। मैं प्रश्न फिर से पढ़ देता हूं आपका बेटा कि भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनके खिलाफ मुख्य विपक्षी कौन थे? यानी कि इनके ऑपोजिशन में कौन खड़ा था इलेक्शन में? बताइए। ऑप्शंस क्या हैं आपके? एन दास, केटी शाह, CH राम, या सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए, अगर आपने चुना है बेटा इसमें ऑप्शन नंबर अपना बी, केटी शाह, बिल्कुल सही आंसर है। कौन थे? तो ये बेटा केटी शाह थे। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके लिए, अगला प्रश्न है कि वॉटसन होटल या एस्प्लानेड हवेली जो भारत की सबसे पुरानी जीवित कास्ट आयरन बिल्डिंग है निम्नलिखित किस शहर में स्थित है? चलिए बताइए। तो वॉटसन होटल जो है किस शहर में है? कोलकाता, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, या बेंगलुरु। बताइए फटाफट से बताइए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं आपकी क्लास में। अगर आपने चुना है अपना आंसर बेटा ऑप्शन नंबर अपना ए, मुंबई, बिल्कुल सही आंसर है। तो ये मुंबई में स्थित है। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है
वेरी वेरी गुड। चलिए हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा किस राज्य का जन्म हुआ? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा किस राज्य का जन्म हुआ बताइए। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने चुना है ऑप्शन नंबर अपना ए, मेघालय, बिल्कुल सही आंसर है। ओके, तो असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा मेघालय राज्य का गठन हुआ। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है बिल्कुल सही आंसर है। तो मेघालय की स्थापना असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 के तहत हुई, ये आप याद रखिएगा। ओके, चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, सब लोग क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए। एक बार फिर से मैं देखता हूँ आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य के राज्यपाल के वेतन और भत्ते को डैश से लिया जाता है। तो हमारे जो राज्यपाल हैं भारत के, इनकी सैलरी और उनके जो भत्ते हैं, इनके वेतन, उनका जो भत्ता है, ये कहाँ से लेते हैं? ऑप्शन है आपके, राज्य की संचित निधि, भारतीय संचित निधि, भारतीय सार्वजनिक खाता, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। अगर आपने चुना है अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संचित निधि, बिल्कुल सत्य उत्तर है। ठीक है ना? चलिए, तो कहाँ से लेते हैं बेटा? तो ये भारतीय संचित निधि से लेते हैं। अगर आपने भी अपना आंसर ऑप्शन बी चुना हुआ है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न, किस वर्ष प्रारंभिक शिक्षा कोष को शिक्षा उपकार की आय प्राप्त करने के लिए एक समर्पित गैर लैप्सलेबल निधि के रूप में स्थापित किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइए। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं कि किस वर्ष प्रारंभिक शिक्षा कोष को शिक्षा उपकर की आय प्राप्त करने के लिए एक समर्पित गैर लैप्सेबल निधि के रूप में स्थापित किया गया? ऑप्शन आपके 2000, 2002, 2005, 2008। ऑप्शन सी 2005 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए प्रश्न है बेटा, ध्यान से पढ़ लीजिए कि किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या उनमें किसी के आधार पर राज्य के तहत किसी भी रोजगार या कार्यकाल के संबंध में अपात्र भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद किस या किस अनुच्छेद में है? चलिए बताइए। तो ये ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद 11, 13, अनुच्छेद 16 या 17? ऑप्शन सी अनुच्छेद 16। चलिए, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में जिनका भी उत्तर आया हुआ है वो हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, अनुच्छेद 16। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? चलिए, भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1997 भारत सरकार का एक कार्यकारी आदेश, 2001 भारत सरकार का एक कार्यकारी आदेश, 1997 कानून द्वारा संसद, ये 2001 कानून द्वारा संसद। चलिए, तो भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1997 कानून द्वारा संसद। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आया हुआ है वो हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, 1997 कानून द्वारा संसद। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जनसंख्या के हिसाब से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग बिहार का स्थान क्या है भारत में? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बताइए। तो बिहार का बेटा थर्ड प्लेस है। ठीक है ना? पहला स्थान हमारा यूपी का है, सेकंड महाराष्ट्र का है, और फिर बिहार का है। ओके, चलिए, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या पूछता है कि बेटा चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? बताइए। तो चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया मेरे बच्चों? बताइए। 603 ईस्वी, 633 ईस्वी, 673 ईस्वी, 687 ईस्वी, बताइए। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने चुना है ऑप्शन सी 673 ईस्वी बेटा,
सही आंसर है। तो चीनी यात्री रीत सिंह ने बिहार का भ्रमण 673 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए याद रखिएगा। देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बिहार के जिला प्लेसमेंट और विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? चलिए बिहार के दो तीन क्वेश्चन आ गए आपके सामने। चलिए हाँ, फटाफट से बताइए कि बिहार के जिला प्लेसमेंट और विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं जिला विकास अधिकारी होते हैं। कौन बेटा? जिला विकास अधिकारी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? चलिए अच्छा प्रश्न है। बिहार का पहला मुक्त विश्वविद्यालय बताइए कौन सा है मेरे बच्चों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का पहला मुक्त विश्वविद्यालय है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर का अवलोकन कीजिए। बड़ा क्वेश्चन आ गया भैया, चलो पढ़ेंगे तो है ही है। तो पहला कथन दिया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग का असर उत्तरी व दक्षिणी दोनों ध्रुवों पर पड़ा है और वे सिकुड़ रहे हैं। ठीक है। अगला कथन क्या था कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव का तापमान बढ़ गया है। अब इनमें से कौन से कथन हमारे सही हैं जरा बताइए। भैया तापमान तो नहीं बढ़ा लेकिन वे सिकुड़ जरूर रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन केवल सी हमारा सही हो जाएगा। कहाँ पे है ऑप्शन? हाँ, केवल ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा केवल सही हो जाएगा, केवल एक। चलिए अगला प्रश्न है कि फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया किस स्थान पर स्थित है? चलिए बच्चों बताइए कि फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया ये किस स्थान पर स्थित है, ये आपको मेरे बच्चों बताना है। ऑप्शंस क्या हैं आपके? पश्चिमी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर अरब महासागर। तो फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया किस स्थान पर स्थित है बताइए। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी प्रशांत महासागर। कहां पर है बेटा? तो यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। लगभग 702 किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। 702 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें टोटल 4 हमारी स्टेट शामिल है, राज्य शामिल हैं। ठीक है, वहां के कौन से? याक, चूप, पोहपी और कोसरी। चलिए ऑप्शन ए राइट आंसर। देखेंगे बेटा अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि कर्क रेखा भारत के 6 राज्यों से गुजरती है। कहां से भैया गुजरने लगी? ठीक है। अगला है अरब सागर के पहले या ओमान में प्रवेश करती है। कौन सा कथन सही है? कुछ भी तो इसमें सही नहीं है बेटा, दोनों गलत हैं, है ना, कि दोनों कथन हमारे गलत हैं। पहली बात तो कर्क रेखा भारत के 6 नहीं बल्कि भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, तो इस प्रकार से हमारे दोनों कथन गलत है बेटा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही हमारा। चलिए फिर से विचार ही करना है। चलो भैया फिर से विचार कर लेते हैं, बड़ी बात है, हमको विचार करने के लिए रखा गया है ना। ठीक है भैया, अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलो भाई हम विचार करते हैं इस पे। क्या विचार करना है? अच्छा, लौंग और गन्ना पे विचार करना है। चलिए लौंग, गन्ना, अल्फा अल्फा। ठीक है, इनमें से बताइए बेटा कौन सी फसलों की रोपाई की जाती है? तेरी, इसमें कोई विचार करने वाली बात है? केवल गन्ने की ही रोपाई होती है भैया, बाकी सब छिड़काव होता है। ठीक है ना। तो केवल गन्ने की फसल की रोपाई की जाती है। तो केवल दो, ऑप्शन सी मैं लिख देता हूँ। अच्छा अच्छा विचार करने को मिला है हमको ना इसमें। केवल दो, और वो है गन्ना। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न फटाफट से। हाँ, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से वायुमंडल की निम्न परतों में ऊष्मा का संचार होता है? बताइए। कि ऑप्शंस हैं आपकी सूर्य विकिरण, पृथ्वी विकिरण, चालन या संवहन। तो इनमें से किस प्रक्रिया से वायुमंडल की परतों में ऊष्मा का संचार होता है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी विकिरण। ओके, जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन बी आया हुआ है वो हमारा सही आंसर है, पृथ्वी विकिरण होता है। ओके, चलिए सूर्य से ऊष्मा विकिरण के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है और इस ऊष्मा से कुछ हिस्से का अवशोषण करके कुछ हिस्सों तक परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? पृथ्वी विकिरण। क्लियर? चलिए
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा सकरा जलमरुमध्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे सकरा जलमरुमध्य कौन सा है बताइए। ऑप्शंस क्या कहते हैं आपके सामने, देखते हैं भैया। ऑप्शंस हैं आपके टॉर्टर जलमरुमध्य, बॉब एलमंदेब, डर्डेनल्स जलमरुमध्य या पोवेक्स जलमरुमध्य। चलिए, विश्व का सबसे सकरा जलमरुमध्य कौन सा है बताइए बच्चा। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टॉर्टर जलमरुमध्य बेटा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब इसकी विड्थ चौड़ाई कितनी है? तो 7.3 किलोमीटर केवल, ठीक है ना। ये इसकी केवल चौड़ाई है और ये जलमरुमध्य प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर है बेटा? तो ये याद रखिएगा, ये हमारा प्रशांत महासागर में ये जलमरुमध्य स्थित है, ठीक है ना। चलिए, हाँ, ये डिवाइड किसको करता है बेटा? तो यार रूस के सखलिन द्वीप को एशिया से अलग करता है, याद रखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है ना। रूस के सखलिन द्वीप को एशिया से ये अलग करता है, डिवाइड करता है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, बस क्लास में अब कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इसलिए आराम से डिटेल में क्लास को लेकर के चल रहे हैं। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका में कौन से देश चारों ओर से भूमि से घिरे हुए हैं? यानी कि दक्षिण अमेरिका के कौन से देश लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं बताइए। ऑप्शन है बोलीविया और पैराग्वे, एक्वाडोर और परना, कोलंबिया और पैराग्वे या सूरीनाम और गुयाना बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोलीविया और पैराग्वे, ठीक है ना। चलिए, तो बोलीविया और पैराग्वे ये उत्तर पूर्व में ब्राजील, ठीक है ना, उत्तर पूर्व में ये ब्राजील है, दक्षिण पूर्व में अर्जेंटीना, दक्षिण पश्चिम में चिली और उत्तर पश्चिम में पेरू से घिरे हुए हैं ये। ओके, चलिए, तो जिनका भी आंसर बेटा इसमें ऑप्शन ए आया हुआ है वो हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है कि फॉकलैंड द्वीप को लेकर के किन दो देशों के बीच भी विवाद है? चिली और एक्वाडोर, वेस्ट इंडीज स्पेन, उरुग्वे फ्रांस, अर्जेंटीना ब्रिटेन। तो फॉकलैंड द्वीप को लेकर के किन दो देशों के मध्य में विवाद है? चलिए फटाफट से बताइए। अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो बेटा जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन डी आ रहा है, अर्जेंटीना व और स्पेन, ब्रिटेन, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है ना। जो फॉकलैंड द्वीप जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर में लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर में बेटा ये फैला हुआ है और ये ब्रिटिश ओवरसीज क्षेत्र का हिस्सा है, जो कि अर्जेंट और ब्रिटेन के बीच विवाद का कारण है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेरे बच्चों। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बेटा, ओक्सस निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम है बताइए। ओक्सस किस नदी का प्राचीन नाम है? टिग्रिस, यूफ्रेटस, अमू दरिया या सिर दरिया बताइए। ऑप्शन सी अमू दरिया, ठीक है ना। तो ओक्सस नदी मध्य एशिया में अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान में बेटा ये बहती है। इस नदी की कुल लंबाई 2620 किलोमीटर है। ओके, जो कि यह अराल सागर में जाकर के समाहित हो जाती है और इसका प्राचीन नाम क्या है? ऑक्सस। चलिए, अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका की कौन सी मुख्य नदियां रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलती हैं? चलिए फटाफट से बताइए कि उत्तरी अमेरिका की कौन सी नदियां रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलती हैं? मिसिसिपी, मिसौरी, कोलोराडो, रियो ग्रांडे या कोलंबिया। चलिए बताइए। चलिए देखिए बेटा, इसमें मिसौरी, ठीक है ना, कोलोराडो और कोलंबिया ये तीन नदियां हैं, यानी कि 2, 3 और 5 किस ऑप्शन में है? 2, 3, 5, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो ये जो मुख्य नदियां हैं ये रॉकी पर्वत श्रेणी से जो है ये निकलती हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका ही हो जाएगा हमारा आंसर। इसके अलावा बेटा मिसौरी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। मिसौरी जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, ये पश्चिम मोन्टाना से निकलती है, ठीक है ना। कोलोराडो नदी की लंबाई कितनी है? तो कोलोराडो नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर, याद रखिएगा। चलिए, तो बेटा आज की जो क्लास है इसमें हमारे इतने क्वेश्चंस हैं। हम आशा करेंगे क्लास के क्वेश्चंस आप सबको बहुत अच्छे लगे होंगे, ठीक है। चलिए बेटा, तो आज की जो क्लास है इसमें इतने क्वेश्चंस हैं, आशा करेंगे जो क्लास के क्वेश्चंस हैं सबको बहुत अच्छे लगे होंगे।
ठीक है, सब लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए, मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ बेटा नेक्स्ट क्लास में आपकी। तब तक के लिए तब आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बेटा बाय बाय।